बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि निगरान वज़ीर-ए-आला की महराज एक्ट के नफाज पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। महराज एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई तो मुतलका ऑफिसर सरेंडर होगा। जिला इंतजामिया ने अफसरान को वाज़ेह हिदायत जारी कर दी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं निगरान वज़ीर-ए-आला की महराज एक्ट के नफाज पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के हवाले से। इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद है मोहम्मद रमजान मिर्जा। अपडेट कीजिएगा। हुकूमत की जानिब से जो है वो मैरिज एक्ट और इसके साथ साथ वनडिश और जो टाइमिंग की खिलाफ वर्जी के हवाले से जो है वाज़ेह अहकाम हैं जिनके ऊपर जो है वो जिला इंतजामिया झंग की जानिब से जो है वो अमल दरामद जारी है। इस सिलसिले में आज इजलास हुआ जिसमें डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जो है वाज़ेह अहकाम जारी किए गए हैं कि जहां पर प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो हैं वो काम कर रही हैं, इसके साथ साथ जहां जहां पर भी जो है वो मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है और वनडिश की खिलाफ वर्जी हो रही है वहां पर क्रैकडाउन को मजीद तेज किया जाए। उन्होंने वाज़ेह किया जो है कि जिस इलाके में और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के हल्के के अंदर मैरिज एक्ट की या वनडिश की खिलाफ वर्जी हुई तो मुतलका अफसर को जो है वो सरेंडर भी किया जा सकता है। उनका कहना था कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि आम अफराद जो हैं वो बेहतर अंदाज में अपनी बेटियां जो हैं वो घरों से रुखसत कर सकें और इसके साथ साथ जो दीगर महकमों की जानिब से जो है वो कार्रवाइयां की जा रही हैं उसको बात को यकीनी बनाया जाए और जहां पर भी जो है वो वनडिश की खिलाफ वर्जी की जाए ना सिर्फ जो हाल इंतजामिया उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए, कार्रवाई की जाए, बल्कि इसके साथ साथ इसमें मुलव्वस अफराद और शादी में जो कि मुतलका अफराद हैं उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी बहुत शुक्रिया रमजान अपडेट करने के लिए। एमडी वासा आमिर अजीज की इताअत पर वासा के नादहिंदगान की लिस्ट तैयार। 45 नादहिंदगान शादी हॉल्स और मार्केट्स को नोटिस जारी। 15 रोज में वाजिबात अदा न किए गए तो पानी और सीवरेज के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए मौजूद हैं वकास बेग। अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एमडी वासा की हिदायत के मुताबिक ज़िला भर में मौजूद तमाम तर ऐसे मैरिज हॉल, ऐसे मार्केट्स जो हैं जो कि वासा के डिफ़ाल्टर थे उनकी लिस्टें मुरतब कर ली गई हैं। 45 के करीब अगर बात की जाए तो डिफ़ाल्टर्स जो हैं उनको पॉइंट आउट किया गया है और इनको 15 रोज़ में वाजिबात अदा करने के हवाले से नोटिस भी जारी कर दिया गया है। डायरेक्टर रेवेन्यू जावेद गनी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे। जावेद साहब ये बताइएगा, लिस्टें 3 दिन में मुरतब की गई, कितने डिफ़ाल्टर्स निकले हैं और अब नेक्स्ट क्या कार्रवाई की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने मैरिज हॉल और शादी हॉल्स का सर्वे कर लिया है। तकरीबन उनमें से 45 जो हैं वो डिफ़ॉल्टर्स हैं और उनको हमने आज डिस्कनेक्शन नोटिस और रिकवरी नोटिस उनको इशू कर दिए हैं। 15 दिन का टाइम है। 15 दिन के बाद अगर उन्होंने अपने वाजिबात क्लियर ना कराए तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा और डिस्कनेक्शन भी कर दी जाएगी। अच्छा बिल्कुल, 15 दिन के बाद जो है अगर कोई नादहिंदा रहा, ख़ास तौर पे मार्की और शादी हाल, तो उसका कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। एमडी वासा आमिर अजीज की हिदायत पर जो है ना सिर्फ सर्वे मुकम्मल किया गया बल्कि नोटिस भी जारी। वाजिबात अदा न किए गए तो पानी के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया वकास अपडेट करने के लिए। टोबा टैक्सिंग में 51 सरकारी महकमे फेस्को के नादहिंदा निकले। सरकारी महकमों के ज़िम्मे 8 करोड़ 22 लाख रुपए से जायद की रकम वाजिब अदा है। महकमों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। आपको अपडेट करें, सरकारी महकमों के ज़िम्मे 8 करोड़ 22 लाख से जायद वाजिब अदा हैं। टीएमए टोबा 3 करोड़ 64 लाख रुपए वाजिबात के साथ सर फहरिस्त है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। अपडेट कीजिएगा मुबशर। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में फेस्को ने अपनी रिकवरी मुहिम को मजीद तेज़ कर दिया है। इस हवाले से फहरिस्त जारी की गई है सरकारी महकमों की जो फेस्को के नादहिंदगान हैं और इस हवाले से इन तमाम तर सरकारी महकमों को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। टोबा टैक्सिंग में 51 सरकारी महकमे फेस्को के नादहिंदा हैं जिनके ज़िम्मे 8 करोड़ और 22 लाख रुपए के बिल जो हैं वो वाजिबुल अदा हैं। इस हवाले से एक्सियन साजिद परवेज दाना का ये कहना है कि जिन सरकारी महकमों के बिल वाजिबुल अदा हैं उनमें टीएमए सर फहरिस्त है और टीएमए के ज़िम्मे 3 करोड़ 64 लाख रुपए का बिल वाजिबुल अदा है जो फेस्को को अदा नहीं किया गया। इसके साथ साथ महकमा सेहत जो है वो इसके ज़िम्मे 1 करोड़ 70 लाख रुपए का बिल वाजिबुल अदा है। और अगर बात की जाए जेल की तो डिस्ट्रिक्ट जेल के ज़िम्मे 1 करोड़ और 75 लाख रुपए का बिल वाजिबुल अदा है। महकमा रेलवे भी जो है वो फेस्को का डिफ़ॉल्टर है और उनके ज़िम्मे 27 लाख रुपए के बिल जो है वो वाजिबुल अदा है। मजमूई तौर पर 8 करोड़ 22 लाख रुपए के बिल फेस्को को अदा करने हैं। एक्सियन साजिद परवेज थाना का ये कहना है कि इन तमाम तर जो महकमों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और अगर ये बिल जमा नहीं मुबशर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने में फैसलाबाद पुलिस के एहलकार सर फहरिस्त हैं। वन वे की खिलाफ वर्जी करना पुलिस एहलकारों ने वतेरा बना लिया है। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही देने का सारा जोर अवाम पर लगा दिया, मगर पुलिस एहलकारों को ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी ना सिखाई जा सकी। इसी हवाले से बात करेंगे तैयब मकबूल से। अपडेट कीजिएगा तैयब।
جی بالکل، فیصلہ میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے میں فیصلہ پولیس کے اہلکار سر فہرست ہو چکے ہیں۔ فیصلہ ٹریفک پولیس کی تمام تر آگاہی مہمات صرف اور صرف شہریوں تک محدود ہے۔ کسی بھی سرکاری ملازم اور خاص طور پر پولیس اہلکاروں کو ٹریفک قوانین سے آگاہی نہیں دی جاتی۔ حالانکہ تمام ٹریفک پولیس اہلکار خود سے ٹریفک قوانین سے اور اسی کے ساتھ ساتھ کون سی خلاف ورزیاں نہیں کرنی اس سے کما حق کا آگاہ ہے، مگر اس کے باوجود پولیس اہلکار ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ سب سے زیادہ ون وے کی خلاف ورزی فیصلہ آباد پولیس کے اہلکاروں کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب عام شہری اگر ون وے کی خلاف ورزی کرے تو ٹریفک پولیس کی جانب سے 500 روپے فی کس جرمانہ کیا جاتا ہے۔ رواں سال کروڑوں روپے ٹریفک پولیس ون وے کی خلاف ورزی کی مد میں کیے جانے والے چالانوں کی صورت میں کما چکے ہیں، مگر ٹریفک پولیس کے اہلکار پولیس اہلکاروں کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کرنے سے گریزاں ہیں۔ اب فیصلہ آباد کی کسی بھی شاہراہ پر دیکھ لیں، پولیس اہلکار ہیلمٹ کے بغیر اور ون وے توڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہم اس وقت پولیس لائنز کے باہر موجود ہیں۔ یہاں سے نکلنے والے تمام تر پولیس اہلکار ون وے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یونیورسٹی روڈ کی طرف جاتے ہیں۔ انتہائی رشی روڈ ہونے کی وجہ سے یہاں پر ٹریفک حادثات کے امکانات کہیں دوسرے روڈ سے بھی زیادہ ہیں، مگر اس کے باوجود پولیس اہلکار یہاں پر ون وے کی خلاف ورزی کرنا اپنا حق اور فرض سمجھتے ہیں۔ نہ صرف موٹر سائیکل سوار پولیس اہلکار بلکہ سرکاری گاڑیاں بھی ون وے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پولیس لائن میں شکریہ طیب اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ نگران حکومت کی جانب سے عوامی ریلیف کے لیے اقدامات۔ 58 لاکھ روپے سے زائد رقم کی ادویات کی بڑی کھیپ جھنگ بھجوا دی۔ 8 اقسام کی ادویات DSU ہسپتال بھی بھجوائی گئیں۔ جان بچانے والے انجیکشن SK بھی شامل۔ MS ڈاکٹر شہاب عالم کہتے ہیں ہسپتال میں ادویات کی مسلسل فراہمی کو یقینی بنا جائے گا۔ اسی حوالے سے بات کریں گے وسیم عزیز جو وہاں موجود ہیں۔ اپڈیٹ کیجیے گا وسیم۔ جی بالکل، نگران حکومت کی جانب سے سرکاری ہسپتالوں میں مسلسل ادویات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے جو ہے وہ اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل جنگ میں جو ہے وہ 58 لاکھ سے زائد رقم کی ادویات بھیجی گئی ہیں، جن میں 8 اقسام کی ادویات ہیں۔ میرے ساتھ MS ڈاکٹر شہاب عالم صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کون کون سی ادویات شامل ہیں اور اس میں خاص طور پر جو ہے وہ دل کے امراض کے لیے بھی کوئی ادویات شامل ہے؟ جی بالکل، ہماری اسپیشل سیکرٹری صاحبہ کا وزٹ تھا اور انہوں نے تھوڑی ڈیفیشنسی دیکھی ہماری میڈیسن کے ریگارڈنگ، خاص طور پہ لائف سیونگ کے، تو ان کی ہدایت پہ ہمیں ایٹ دا ارلیسٹ اگلے ہی دن جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں تقریباً 5.9 ملین کی ہیں تو ہمیں ریسیو ہو گئی ہیں۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ 58 لاکھ سے زائد رقم کی ادویات جو ہے وہ موصول ہو گئی ہیں، جس کے باعث اب مریضوں کو مسلسل ادویات وسیم ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ FWMC میں 6 پوسٹ پر میرٹ سے ہٹ کر بھرتیاں۔ نیب نے کمپنی افسران کے خلاف تحقیقات شروع کر دی۔ مختلف پوسٹوں پر نا تجربہ کار اور غیر متعلقہ شعبے کے افسران بھرتی کیے گئے۔ عمران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، اپڈیٹ کیجیے گا عمران۔ جی بالکل، فیصلہ آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں 6 مختلف پوسٹوں پر نا تجربہ کار اور میرٹ سے ہٹ کر ترقیوں کے معاملے پر جو ہے وہ نیب لاہور کی جانب سے تحقیقات شروع کی گئی ہیں۔ نیب لاہور کی جانب سے فیصلہ آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے افسران سے تمام تر جو تفصیلات وہ طلب کی گئی ہیں۔ AM آپریشنز کے مختلف پوسٹوں پر جو ہے وہ نا تجربہ کار اور نان پروفیشنل لوگ جو ہے وہ بھرتی کیے گئے ہیں، اور اسی طرح جو مختلف جو مشینری کی پرچیزنگ کی بلڈنگ کی مد میں جتنے بھی FWMC کے معاملات تھے اس میں 2 کروڑ 41 لاکھ کی اسکیم جو ہے وہ سب سے لو جو بڈ تھی وہ کنٹریکٹر کو ہائر کی گئی، جس پر 6 مختلف پوسٹوں پر تعیناتی والے افسران کے خلاف بھی تحقیقات شروع کی گئی ہیں، اور نیب لاہور کی ہدایات پر لوکل گورنمنٹ کی جانب سے FWMC کے CO سے تمام تر جو تفصیلات ہیں وہ طلب کی گئی ہیں، اور تمام جو 6 مختلف افسران AM آپریشن پر پوسٹوں پر تعینات رہے ہیں، کن ٹینیور میں رہے ہیں اور کن کی جانب سے ان 6 افسران کی منظوری کی گئی ہے، تمام تر جو تفصیلات ہیں افسران کی۔ مشینری کی خریداری میں بھی مبینہ طور پر من پسند افراد کو ترجیح دینے لگی۔ عمران اسلم ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ محکمہ کسٹمز اینٹی اسمگلنگ کی فیصلہ آباد اور سرگودا کو ملا کر بنائی جانے والی ڈویژن مسلستان بن گئی ہے۔ کئی مہینے بعد بھی بیشتر اسامیوں پر تقرری نہ ہو سکی۔ DC اور AC کی سیٹیں خالی ہیں۔ کلریکل سٹاف کی بیشتر اسامیاں بھی تقرری کی منتظر ہیں۔ عمیر عصمت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، محکمہ کسٹمز کی جانب سے فیصلہ آباد ڈویژن میں اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے سرگودا اور فیصلہ آباد ڈویژنز کو ملا کر
कस्टम्स एंटी स्मगलिंग का जो नया सर्कल या नया डिवीज़न था वो बनाया गया था कुछ महीने कबल, मगर ये जो नई डिवीज़न है वो मसाइलस्तान बनकर रह गई है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे अफसरान और मुलाजमीन की बहुत बड़ी कमी है। DC कस्टम्स एंटी स्मगलिंग की सीट जो है वो गुज़िश्ता 6 महीने से ज़ायद अरसे से खाली पड़ी है। इसी तरह AC असिस्टेंट कलेक्टर्स की सीट जो है वो भी खाली पड़ी हुई हैं। उसके साथ साथ सुपरवाइज़र, सुपरिटेंडेंट्स और इंस्पेक्टर्स की सीटें जो हैं उसमें भी बेशतर असामियाँ कई महीने गुजरने के बाद भी खाली पड़ी हुई हैं। फैसलाबाद और सरगोदा डिवीजन के लिए, जिसमें फैसलाबाद के 4 अजला और सरगोदा के फैसलाबाद में काम करने के लिए सिर्फ 3 इंस्पेक्टर्स और 6 कांस्टेबल जो हैं या सिपाही जो हैं वो मौजूद हैं स्मगलिंग की रोकथाम के लिए। तो ऐसी सूरत में जहां हुकूमत एक तरफ दावा कर रही है कि वह स्मगलिंग पर काबू पाने के लिए इक़दाम कर रही है, तो वहीं पर एंटी स्मगलिंग हुक्काम के पास स्टाफ की शदीद कमी की वजह से जो स्मगलिंग की रोकथाम मुकम्मल तौर पर करने का उमैर अजमत हमें अपडेट कर रहा था, बहुत शुक्रिया आपका। बड़की लाइनों की ज़रूरी मरम्मत तोसीम, नूरपुर फीडर पर मरम्मती काम जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, बड़की लाइनों की ज़रूरी मरम्मत तोसीम, नूरपुर फीडर पर मरम्मती काम जारी है। मुस्लिम टाउन, गुलिस्तान कॉलोनी, हाजी आबाद समेत सरगोदा रोड के बेशतर इलाकों में बिजली बंद है। शहरियों के मामूलात ज़िंदगी मुतासर होकर रह गए हैं। आपको अपडेट करें बिजली के हवाले से, बिजली की बंदिश पर सारिफीन से माजरत ख्वाह हैं, ऐसा कहना है फेस्को हुक्काम का। जंग से खबर शामिल करेंगे। जंग में शुगर मिल्स मालिकान का क्रशिंग से गुरेज, किसान परेशान है। डेप्यूटी कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में भी क्रशिंग के हवाले से कोई फैसला ना हो सका। हुकूमती नोटिफिकेशन जारी होने तक शुगर मिल्स ने क्रशिंग सीजन शुरू न होने की हिकमत अमली अपना ली। इंतजामिया को भी अमल दरामद के लिए कैन कमिश्नर ऑफिस से वाज़ेह पॉलिसी के इजरा का इंतजार है। कमात के काश्तकार परेशानी का शिकार हैं। चीनी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं जंग में शुगर मिल्स मालिकान का क्रशिंग से गुरेज, किसान परेशान है। इस हवाले से बात करेंगे। अवैस खान ने हमें ज्वाइन किया। अवैस, अपडेट कीजिएगा क्रशिंग के हवाले से। बिल्कुल, क्रशिंग का आगाज़ जो है उसके वादा जो है 20 नवंबर को भी मुकम्मल नहीं हो सका, जिसके बायस जो है काश्तकार जो है शदीद जो है वो मायूसी का शिकार हैं। डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में भी कोई वाज़ेह हिकमत अमली जो है वो नहीं अपनाई जा सकी। शुगर मिल्स की जानिब से इस क्रशिंग के सीज़न को जो है मुतवातिर इल्तवा का शिकार रखा जा रहा है, जिसके बायस जो मार्केट में चीनी की कीमतों के अंदर भी जो है उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। इस वजह से किसान बोर्ड के मरकजी रहनुमा डॉक्टर अब्दुल जब्बार मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, कैसे देखते हैं क्रशिंग शुरू नहीं हुई है, चीनी के कीमतों में भी उतार चढ़ाव जारी है, अब एक्सपोर्ट करने की भी ज़्यादा तलब कर ली है शुगर मिल्स ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज से कोई 20-22 साल पहले जो क्रशिंग सीजन होता था गन्ने का, वो अमूमन 15 अक्टूबर से शुरू होता था, लेकिन इस वक्त नवंबर का महीना ख़त्म हो रहा है, अभी तक शुगर मिल्स ने अपने बॉयलर भी नहीं चलाए और उनका कहना है कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है चलने का, जबकि पहले वादा किया गया था कि 20 नवंबर से शुगर मिलें चलेंगी। अब इसका नुकसान ये हो रहा है कि जो किसान है उसने एक बड़े रकबे पर जो है वो गन्ना काटने के बाद वहाँ गंदम काश्त करनी है, वो उस गंदम काश्त करने से बैठा हुआ है, उसके रकबा खाली नहीं हो रहा। और दूसरी बात ये कि हैरानगी की बात है कि इस वक्त मिल ओनर्स एसोसिएशन ने जो है वो चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त मांगी है। हम हैरान होते हैं कि गुज़श्ता महीनों में जब चीनी की ज़रूरत थी तो कह रहे थे कि मुल्क में चीनी नहीं है, मिलों में चीनी नहीं है, और चीनी का रेट डे बाय डे बढ़ रहा था और इंपोर्ट करने की बातें हो रही थी और इंपोर्ट हुई भी। लेकिन इस वक्त वो चीनी कहाँ से आ गई, इतना बड़े बड़े स्टॉक कि वो जो है चीनी को एक्सपोर्ट करने के लिए जो इजाज़त मांग रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो माफिया का जो ये खेल है किसानों के साथ, मुसलसल उनकी बर्बादी का और उनकी तबाही का, और किसानों की क्या इस मुल्क की बर्बादी और तबाही हो रही है, तो हम कहते हैं कि इसको बंद किया जाए। हुकूमत को चाहिए फिलफौर गन्ने का रेट का भी बाकायदा अनाउंस किया जाए और फिलफौर जो है वो क्रशिंग सीजन के आगाज़ करने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, ताकि किसानों की मसाइल, उनकी परेशानी दूर हो और वो गन्ने के रकबे पर अपनी गंदम काश्त कर सकें। का कहना है कि क्रशिंग की तारीख का जो है फिलफौर ऐलान करना चाहिए, ताकि काश्तकारों में जो मायूसी का सामना है उसका खात्मा मुमकिन हो सके। जी, कमात के काश्तकार परेशान है। बहुत शुक्रिया है सभी के लिए। चिन्नौट से खबर देंगे। चिन्नौट में शुगर मिल्स माफिया अदालत और कैन कमिश्नर पंजाब के अहकामात मानने से इनकारी है। 15 और 20 नवंबर को भी शुगर मिलें ना चल सकें। बेशतर जगहों पर काश्तकारों ने अहकामात की कटाई कर ली। इस हवाले से बात करेंगे।
बाबर मुनीर से। बाबर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, शुगर मिल माफिया ने केन कमिश्नर पंजाब के भी अहकामात को नहीं माना। 15 नवंबर और फिर उसके बाद 20 नवंबर भी आज गुजर गई है और ताहाल शुगर मिलें नहीं चली। दूसरी तरफ जो काश्तकार भाई हैं उन्होंने कमाद की जो कटाई है वो करना शुरू कर दिया। बेशतर जगहों पर कमाद की कटाई हो गई है। उनका कहना है कि फौरी तौर पर शुगर मिलें चलाई जाएँ, वरना उन्हें नुकसान जो है वो उठाना पड़ेगा और आने वाली जो फसल है गंदम की बवाई भी लेट होगी, जिससे फी एकड़ पैदावार जो है वो बुरी तरह मुतासर होने का खदशा जाहिर कर दिया गया है काश्तकार भाइयों की जानिब से। काश्तकार भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे? कणा जी मिला ना चले तो किते कटीनी, कमान काट के बैठे हो जी, ते अगा आशा खत्म होंदी जांदी है, गन्ना वही सुकदा पिया है। कणक ना गड्ढा तो मोड़न का फायदा की अगा नु पाट छड़ था इसकी लेट चला लिया, अगा नु जो कमांद हो गया तो मुड़ा क्या है कमान एक ही है। मुंजी दे फसल जितना भी इंदा नहीं रेट ते 12 महीने का फसल है, वो 3 फसल होंदे पे इन मुड़ा आप गोल पे कर देन, मिला वाले करें, ताजेर करें, बादशाह करें, नमाज शरीफ करे, चीफ करे, जो मर्जी करें। हाँ जी, क्या मुतालबा करेंगे? अगर जो है वो अभी शुगर मिलें नहीं चलती तो गंदम की बवाई लेट होगी। हाँ, गंदम की कटाई जड़ी गड़ाई नहीं हो सकती, ते गन्ना जड़ा कटिया पिया सारा सुकदा पिया। बहुत शुक्रिया बाबर अपडेट करने के लिए। खबर दें आपको, तालीमी मेयार बरकरार रखे बगैर किसी कॉलेज को BS प्रोग्राम करवाने की इजाज़त नहीं होगी। हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान का तमाम हकशुदा कॉलेज में क्वालिटी असेसमेंट सेल बनाने का हुक्म जारी हो गया। इस हवाले से बात करेंगे जहांगीर अशरफ से, अपडेट कीजिएगा। हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से तमाम BS प्रोग्राम करवाने वाले जो इदारे हैं उनमें क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल कायम करना लाजिम करार दे दिया गया है। अब कोई भी इदारा क्वालिटी इंश्योरेंस के बगैर BS प्रोग्राम नहीं चला सकेगा, ये वाजे कर दिया गया है HSC की तरफ से। और GC यूनिवर्सिटी जो कि इस डिवीज़न की वाहिद यूनिवर्सिटी है जो अलहाक देती है कॉलेजेस को, उसकी तरफ से एक लेटर जारी किया गया है जिसमें तमाम अलहाक शुदा कॉलेजेस को बाउंड किया गया है कि वो अपना क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल जो है वो कायम करें और एक फोकल पर्सन डेडिकेट करें जो कि कॉलेज के क्वालिटी इंश्योरेंस के मामलात को देखेगा। और इस हवाले से सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो भी जमा करवाना होगी GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद को, जिसमें ये पाबंद किया गया है कि कम से कम 2 डिग्री प्रोग्राम जो BS प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं उनकी असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो यूनिवर्सिटी को जमा करवाई जाएगी। इस सारे प्रोसेस को इंश्योर करने के लिए GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने तमाम कॉलेजेस की ट्रेनिंग का फैसला किया है जो कि 28 नवंबर से शुरू हुई। इस हवाले से तमाम जो कॉलेजेस हैं उनको कहा गया है कि वो फोकल पर्सन जो है उसकी नॉमिनेशन GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद को भिजवाएं ताकि उनकी ट्रेनिंग का एहतमाम किया जाए, जिसमें बताया जाएगा कि क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो किस तरह से की जाएगी और जो सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट है हर डिपार्टमेंट की वो किस तरह GC यूनिवर्सिटी को सबमिट की जाएगी। इस हवाले से तमाम कॉलेजेस को वार्न कर दिया गया है कि जिस कॉलेज में क्वालिटी इंश्योरेंस सेल और क्वालिटी एनहांसमेंट सेल नहीं होगा वहाँ पर BS प्रोग्राम चलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और हर कॉलेज पाबंद होगा कि कम से कम 2 प्रोग्राम की जो सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट है वो भी GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। बहुत शुक्रिया जहांगीर अपडेट करने के लिए। कपास की पैदावार रिकॉर्ड एक माह में मजीद 5 लाख बैल इजाफा हो गया। इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद है मोहम्मद बिलाल डोगर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल पाकिस्तान में कपास की पैदावार 73 लाख बेल तक पहुंच चुकी है। 15 नवंबर यानी कि नवंबर के वस्त तक का डेटा ऑल पाकिस्तान कॉटन जिनर एसोसिएशन की जानिब से जो जारी किया गया उसके मुताबिक इस महीने के अंदर 15 रोज के अंदर सिर्फ जो है 5 लाख बेल्स का इजाफा हुआ, यानी कि पाकिस्तान रिकॉर्ड इजाफे के साथ 73 लाख बेल्स पे पहुंच चुका है। गुज़िश्ता साल के दायरे शुमार देखें तो पाकिस्तान के कुल मजमूई तादाद जो है वो कॉटन पैदावार के अंदर वो 45 से 50 लाख बेल्स के करीब थी, लेकिन इस साल ताहाल अभी तक 73 लाख बेल्स का आ जाना एक खुशाइन चीज है। पंजाब में 34 लाख बेल से जायद जबकि सिंध में 39 लाख बेल से जायद की पैदावार हो चुकी है। मजमूई तौर पर यह 73 लाख बेल्स की जो पैदावार है पाकिस्तान के अंदर एक खुशाइन इजाफा है, क्योंकि इससे टेक्सटाइल के खाम माल की जो खुद मुख्तारी है वो भी पैदा होगी, खाम माल की अवेलेबिलिटी और सस्ती दस्तयाबी के साथ साथ मार्केट में जहां खाम माल महंगा था उसके ऊपर बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी। जहां पाकिस्तान $2 अरब से जायद की दरामद कर रहा था रुई, वहां पाकिस्तान अब खुद मुख्तारी के अंदर आगे बढ़ेगा। ये ताहाल वो डेटा है जिनस का कहना है जो जिनस के पास बेल्स की शक्ल में बन के आगे जा चुका है, जबकि अभी मजीद कपास की जो फसल है उसकी आमद का सिलसिला जारी है। उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि इस साल की मजमूई तादाद के साल के आखिर तक जो है मजमूई तादाद 1 करोड़ बेल्स को टच कर जाएगी। पंजाब हुकूमत निगरान ज़िला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने खास तौर पर इस बहुत शुक्रिया वेट करने के लिए।
मुल्क की ज़रूरियात के बावजूद सूती धागे की बरामदात जारी हैं। रवा माली साल के पहले 4 माह में सालाना बुनियादों पर 43% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। शहराज भट्ट हमारे साथ ही मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा शहराज। धागे की एक्सपोर्ट के हवाले से बात करें तो कोई भी टेक्सटाइल एसोसिएशन जो है वो धागे की एक्सपोर्ट के ऊपर मुत्तफिक नहीं है और हुकूमत वक्त से अपील कर रही है कि इस वक्त जो खास तौर पर मुल्क के अंदर धागे की ज़रूरत है उसको पूरा होने दिया जाए, ताकि लोकल सतह के ऊपर पहले धागे की जो ज़रूरत है पूरी हो, उसके बाद ही धागे को एक्सपोर्ट किया जाए और उतनी मिकदार में किया जाए जो एक कोटा फिक्स किया जाए। हमारे साथ मियां तारिक साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो धागे की एक्सपोर्ट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। मियां साहब, कोई फैसलाबाद के कपड़े की सनत से जुड़े ताजर हजरात जो हैं, क्या वो इस बात पर मुत्तफिक है कि धागा एक्सपोर्ट होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे लेक ऑफ जो है ना वो डिसीजन है, फकदान है कि ग्राउंड रियलिटीज़ को जानने वाले लोगों का बहुत ज़्यादा फकदान है। सॉरी टू से कि यहाँ पे ऐसा ही होता है, जब हमारे एक चीज़ यहाँ पे प्रोड्यूस होती है तो उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है बग़ैर सोचे समझे कि हमारे मुल्क की ज़रूरियात कितनी है, खा वो गंदम हो खा वो चीनी हो। अब पहले कॉटन होती थी तो उसका एक फिक्स कोटा होता था, अब इन्होंने धागा और कॉटन दोनों ही एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ हमारे मुल्क में इस वक्त सर्दी जो है वो लेट है, इस वजह से सनतों में बहरान है, इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है। लेकिन आने वाले 2 माह में जनवरी और फरवरी में हमारा कॉटन का सीजन जो पूरे साल पे मुहित होता है और आगे हमारा इवेंट आ रहा है। शुक्रिया शराज अपडेट करने के लिए। कपड़ा मार्केट्स में काम करने वाले मजदूर कारोबारी हालात से परेशान हैं। कारोबार न होने की वजह से मजदूरों का रोजगार मुतासर हो गया। इस हवाले से बात करेंगे फसील अहमद से, अपडेट कीजिएगा फसील। आज बिल्कुल फैसलाबाद की कपड़ा मार्केटों के अंदर मजदूरी करने वाले मजदूर जो हैं वो भी शदीद परेशान हैं। मजदूरों का कहना है कि महंगाई जो है वो ज़रा भी कम नहीं हो रही और रोज़गार जो है वो भी इस वक्त शदीद मुतासर है। कारोबारी हालात की वजह से मजदूरों का रोज़गार भी डिस्टर्ब हो चुका है। कुछ मजदूर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। ये बताइएगा क्या कहेंगे रोज़गार के हवाले से, महंगाई के हवाले से क्या परेशान? रोज़गार के वाले ही महंगाई ज़्यादा वा, बिल ज़्यादा आ रहा है, चीज़ कोई नहीं घटी है। ये बिजली के बिल ज़्यादा वा, आटा महंगा, चीनी महंगी। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ नहीं होया, नुकसान ही नुकसान आ। सारे मजदूर अपने वेले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, कारोबार जो है वो ना होने के बराबर हैं और महंगाई जो है वो वहीं पर खड़ी है। और भी यहाँ पर मजदूर हैं, जी आप बताइएगा क्या कहेंगे? जी कारोबार कोई नहीं है। जो आगे जब आगे हुकूमत थी वो PDM की, वो उसमें भी ना कोई महंगाई, सबसे ज़्यादा PDM ही हुकूमत में महंगाई हुई। अब निगरानों को इसमें कुछ नहीं किया, वादे करी जा रही है, हम ये काम करेंगे वो काम करेंगे, कुछ नहीं है। बस वो हालात ज़्यादा से ज़्यादा डेंजरस हो रही जा रही है। हालात जो हैं वो दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। महंगाई जो है वो वहीं पर खड़ी है। और फजील हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया फजील आपका। जंग में बिनाई से महरूम अफराद 9 माह से तनख्वाहों से महरूम है। इस हवाले से बात करेंगे मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा से, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, बिनाई से महरूम अफराद जो हैं वो सरकार के मुख्तलिफ दफातर का चक्कर काटने पर मजबूर हैं, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं। उनका मसला क्या है, हमारे साथ इस मौजूद भी उनसे बात भी करते हैं। हमारे साथ ये बताइएगा मामला क्या है और दफातर की जानिब से क्या आपकी जो है वो कहा जा रहा है? एहतजाज हुआ था 13 नवंबर 2020 को, तो उसके एहतजाज के उस पर हमें हमारे वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कैबिनेट ने हमें भी 200 बंदों की लिस्ट पर अप्रूव की थी कि इनको जॉब्स अलग-अलग डिवीज़न और इज़ला में दिया जाए। ठीक है, तो फिर हमें जंग लिस्ट आई। जंग में फिर हमारे ऑर्डर हुए थे 10 मार्च से 2021 से लेके 13 जनवरी तक हमारे ऑर्डर चले हैं लड़कों के। ठीक है, तो 13 जनवरी के बाद हमारे ऑर्डर नहीं चले। उसके बाद हम यहाँ DC साहब का भी चक्कर लगा रहे हैं। DC साहब फॉरवर्ड कर देते हैं उधर डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर के पास, सोशल वेलफेयर जाते हैं, वहाँ पे उस काशिम निसार साहब मिलते ही नहीं है। अगर हों तो वो कह दिया जाता है ही नहीं, और वह बेसिकली वो होते ही नहीं है टोटली। जी बिल्कुल ऐसा मसला है। फरद बीबी हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे ये बताइएगा कब से आपकी तनख्वाहें जो हैं या जो एजाज़िया है वो रुका हुआ है? सर 15 जनवरी को हमें लास्ट सैलरी मिली थी, उसके बाद से अब तक नहीं मिल रहा। मैं वैसे भी बेवा हूँ, मेरे 6 बच्चे हैं और मैं बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रही और चक्कर लगा रहे हम लोग। कभी हमें शोरकोट भेज दिया जाता, कभी हमें यहाँ सोशल वेलफेयर के दफ्तर भेज दिया जाता, ना वहाँ हमारी सुनी जा रही ना यहाँ। सर हम ब्लाइंड लोग कहाँ के तक के लगाएं? क्या अपील करना चाहेंगे डिप्टी कमिश्नर से और हुकूमत पंजाब से? हमारी अपील यही है कि जी हमारा जल्द से जल्द हमारे ऑर्डर्स को एक्सटेंशन दी जाए और हमारे रोज़गार को बहाल किया जाए।
اور ہمیں اس بالکل ایسا ہی ہے، روٹی روزی چلانا جو ہے وہ مشکل ہو چکا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہمارا جو آرڈر ہے رمضان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. دائیں مڑیں اب آئیں، آگے جانا ہے یا پیچھے کچھ پتہ نہیں. فیصل آباد شہر کے بیشتر مین شاہراہیں سمت بورڈ سے محروم ہیں. کینال روڈ، ستیانہ روڈ اور سمندری روڈ کے سائن بورڈ سلامت نہ رہے. اس پر بات کریں گے فصیح نقوی سے جو ہم موجود ہیں. اپڈیٹ کیجیے گا فصیح. جی بالکل، گزشتہ کافی عرصے سے شہر کی جو اہم اور مین شاہراہیں ہیں وہاں پر جو سائن بورڈ لگے ہیں، سمتی سائن بورڈ، وہ جو ہے وہ خستہ حال ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. اور کئی تو ایسی شاہراہیں ہیں جہاں پر موجود ہی نہیں ہے. اور گزشتہ کافی عرصے سے جو ضلعی انتظامیہ ہیں ان کی جانب سے یہاں پر سائن بورڈ نہیں لگائے گئے، اور جو شہری ہیں انہوں نے کپڑے سکھانے کے لیے اسے استعمال کرنا شروع کر دیا. اس وقت ہمارے ساتھ شہری موجود ہے، یہ مزید ان سے بات کرتے ہیں. یہ کیا کہنا چاہیں گے؟ شہر کی خوبصورتی بھی ہوتی ہے، دوسرا یہ سبت بھی بتاتے ہیں، لیکن بورڈز نہیں ہیں. سر فیصلہ آباد آئیدا کدو نظر نہیں آ رہا کوئی بورڈ لگا ہے، ٹوٹا ہوا بورڈ وا کوئی پتہ نہیں لگتا کوئی چٹیا نہیں جانا یا عبداللہ نہیں جانا. اگر یہ ڈگ پوے تو نقصان زیادہ وا. ٹھیک ہے جی، تو رستے سے آنے جانے والے لوگ دیکھتے بھی سڑک کراس کر رہے ہیں، اوپر نیچے ہے نقصان ہے. لہٰذا مہربانی کرو یہ صحیح کراؤ. جی مین روڈ ہے، عام شاہراہ ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ سائن بورڈ موجود نہیں ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں دیکھو یہ سٹیانر روڈ والا بورڈ نہیں ہے، وہ تو بالکل ہی ٹوٹا ہوا ہے. جس نے سٹیانر روڈ پہ جانا ہے نا وہ ڈی ٹی ایس پہ چلے جاتا ہے، پھر دوبارہ واپس آتا گھوم کے. یہی پریشانی ہے. آگے جو ہے وہ آگے بھی جو ہے وہ بورڈ موجود ہی نہیں ہے، انڈر پاس کی آگے بھی نہیں ہے. جی بزرگوں، آپ اس والے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بورڈ دے بارے جی کہنا جی اتوں سانو آن کے پوچھتے آ بھی ادھر نو کہڑا چال نو کہڑا رستہ جانا یا تھلے دسی دا پھر جی ادھر نو جانا تسی ادھر نو جاؤ گے تو تھلے وڑ جاؤ گے، تسی سیدھے جاؤ گے تو ستیانہ روڈ تے چڑھ جاؤ، پل تے چڑھ جاؤ گے. تو لہٰذا بورڈ جہاں ٹوٹا ہوا ہے. بالکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ گزشتہ کافی عرصے سے جو ہے یہاں پر سائن بورڈ ان کی مرمت نہیں کی گئی ہے، اور شہری جو ہے ان کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ یہاں پر سائن بورڈ جو ہے وہ ہونے چاہیے تاکہ سمت کا جو ہے وہ تعین ہو سکے، اور جو بیرون شہر سے آنے والے دوسرے شہروں سے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ خاصی جو ہے وہ پریشانی کا سبب بنتے ہیں. جی بہت شکریہ فصیح اپڈیٹ کرنے کے لیے. سٹی 41 کی نشاندہی پر ڈی پی او چنیوٹ عبداللہ احمد متحرک ہو گئے. خدمت مراکز پر ڈاک ٹکٹ کی عدم فراہمی کا مسئلہ حل کروا دیا. اس حوالے سے بات کریں گے وقار گھمن سے. اپڈیٹ کیجیے گا. ڈی پی او چنیوٹ عبداللہ احمد نے پولیس خدمت مرکز چنیوٹ کا وزٹ کیا ہے اور یہاں کے جو مختلف سیکشنز ہیں ان کا معائنہ کیا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر ڈاک ٹکٹس کا کچھ ایشو آ رہا تھا، ان کی شارٹیج تھی جس کی وجہ سے جو ون ونڈو پر لوگوں کا آپریشن تھوڑا متاثر ہو رہا تھا. اس حوالے سے کیا ایکشن لیا گیا ہے؟ جی یہ کافی پرانا مسئلہ رہا ہے کہ ڈاک ٹکٹ کی شارٹیج ہوتی ہے یا عوام کو پوسٹ آفسز جانا پڑتا ہے. تو اس حوالے سے جو ہمارے آئی جی صاحب کے حکم کے اوپر ہم نے ایک اس کو سسٹمیٹک کر کے اب اس میں جو فارم ہے پی ٹی فارم کا استعمال کرتے ہوئے وہ ارینج کر لیا ہے. تو اب الحمدللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور جو بھی یہاں پر لرنر اور ڈرائیونگ لائسنس کے لیے آئیں گے ان کو نہ تو پوسٹ آفسز جانا پڑے گا اور نہ ہی دشواری کا سامنا ہوگا ٹکٹس کے حوالے سے. اوورآل کیسی پرفارمنس لگی؟ آپ نے سارا معائنہ کیا، چیک کیا؟ جی اس میں ہماری جو ہم نے اپلفٹ کیا ہے جو خدمت مرکز کو، اور اس کی سروس ڈیلیوری بہتر ہوئی ہے. تو اس میں سروس کے معیار میں بہتری آئی ہے، اور جو یہاں پر شہری آئے ہوئے ہیں ان سے جب میں نے پوچھا ہے تو وہ بھی کافی مطمئن اور کافی انہوں نے خوشی کا اظہار کیا. شکریہ وقار اپڈیٹ کرنے کے لیے. سیکنڈ سپورٹس میلے کے تحت سمندری میں پہلے کراٹی چیمپئن شپ کا انعقاد کر دیا گیا. اس حوالے سے بات کریں گے وقاص شمیل سے. اپڈیٹ کیجیے گا. بالکل جی، پنجاب حکومت کی ہدایت پر سپورٹس میلہ کا انعقاد جو ہے وہ سمندری میں بھی کیا گیا. تو اسی حوالے سے آج جو ہے وہ کراٹے چیمپئن شپ کی جو انعقاد کیا گیا اور اس کے میچز بھی ہو رہے ہیں. تو اس حوالے سے سپورٹس تحصیل آفیسر مشل فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. میم بتائیے گا کیسے چل رہا ہے ایونٹ اور کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی سر، ایونٹ بہت شاندار انداز سے چل رہا ہے اور اس میں ہماری فرسٹ کراٹے چیمپئن شپ ہے. پہلی دفعہ سمندری میں یہ آرگنائز ہوئی ہے، اور اس میں ہماری بہترین ٹیم جنہوں نے آگے سیکنڈ سپورٹس میلے میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے انہی کی بہترین سلیکشن کے لیے یہ ہم نے آج ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا ہے. بڑا بہترین چل رہا ہے سر. تھینک یو. سب کیسے دیکھ رہے ہیں مجھے؟ جی الحمدللہ جی، سمندری میں یہ ایونٹ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کراٹے کا. اس میں بہت زیادہ کریڈٹ میم کو جاتا ہے. تو میں سمندری کے عوام کو بھی یہ میسج دوں گا کہ ہمارے سپورٹس کمپلیکس میں بہت ساری فیسلٹیز ہیں گیم کے حوالے سے. تو اپنے بچوں کو بجائے اس کے کوئی موبائل پہ اور کمپیوٹر پہ ٹائم گزاریں، وہ ہیلدی ایکٹیویٹی میں آئیں، کمپلیکس میں آئیں، کراٹے کلاسز ہوتی ہیں ان کو جوائن کریں. بالکل جی، پنجاب حکومت وقاص اپڈیٹ کرنے کے لیے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.